Hello student, today we are going to start BSc part सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी यूनिट है वो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था, बड़ा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म चल रहे थे। और उन गुणधर्मों में जो लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें अपन पढ़ रहे थे कैटेलिस्ट एक रिएक्टिविटी, यानी कि उत्प्रेरकीय सक्रियता के बारे में पढ़ा था। और आज जो पढ़ेंगे संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द काज ऑफ कैटेलाइटिक रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो आपको पता है कि जो उत्प्रेरक है वो दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक होमोजीनियस कैटेलिस्ट और हेट्रोजीनियस देखो इधर, होमो का मतलब होता है समान और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरोजीनियस कैटेलिस्ट या होमोजीनियस कैटेलिस्ट। समांगी उत्प्रेरक वो होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों की जो फेज है वो समान है तो वो कहलाएगा होमोजीनियस। और यदि रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों की फेज या स्टेट अलग अलग है तो वो कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे इसमें अभिकारक रिएक्टेंट तथा उत्प्रेरक दोनों एक ही प्रावस्था फेज में होते हैं। रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों ही किस में होंगे? एक ही फेज में होंगे। या यूँ कह सकते हैं कि इसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था या प्रावस्था दोनों ही क्या होती है? भौतिक प्रावस्था सेम होती है दोनों की। इसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। यूँ कह सकते हैं कि जो कैटेलिस्ट है ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट में होता है और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट किस में होता है? गैसियस स्टेट में। ये अधिकांशतः इसमें उत्प्रेरक ठोस अवस्था में तथा अभिकारक गैसीय अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें मैं कैटेलिस्ट यूज कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसकी जो स्टेट है वो है गैसीय। जो रिएक्टेंट है इसमें ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये तीनों एक ही स्टेट में है। तो इसमें अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या है और कैटेलिस्ट की भौतिक अवस्था क्या है? दोनों की बराबर सेम है।
2SO3। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि N2 + 3H2 आयरन और मोलिब्डेनम, ये सॉलिड स्टेट में है दोनों ही, कैटलिस्ट जो है मेटल है, और ये है गैस और ये है गैस। तो डिफरेंट जो स्टेट है या फेज है जिसमें कैटलिस्ट सॉलिड है, ऑलमोस्ट सॉलिड में ही होता है, और ऑलमोस्ट किस में होता है, गैस में। तो ये समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक है जिसमें डिफरेंट है। तो अब इस डिफरेंट के आधार पर अब और ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है इसके क्या कारण है कि जो उत्प्रेरक सक्रियता है इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला तो क्या है, ऐसे लिख सकते हैं परिवर्तनशील संयोजकता तथा परिवर्तनशील संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एवं त्यागने की प्रवृत्ति के कारण संक्रमण धातुएं समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण में प्रयोग में लिए जाते हैं। परिवर्तनशील वेरिएबल वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होने के कारण या नेचर होने के कारण संक्रमण धातु समांगी और विषमांगी उत्प्रेरकों में प्रयोग में लिए जाते हैं। जो ये उत्प्रेरण है, दूसरी बात क्या है कि जैसे संक्रमण धातुओं की जो लवण है, तो संक्रमण धातुओं के लवणों तथा संकुलों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा त्यागने की प्रबल शक्ति होती है। जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है उसमें क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण साथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं। इसीलिए समांगी और विषमांगी उत्प्रेरणों के लिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लिए जाते हैं। संक्रमण धातुओं के लवण तथा संकुलों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा त्यागने की प्रबल शक्ति होती है। और यूँ कह सकते हैं कि जो कैटेलिस्ट होता है उसका मेन फंक्शन क्या है कि उत्प्रेरक अभिकारक को सतह उपलब्ध कराता है, सरफेस सतह उपलब्ध कराते हैं। इस सतह पे रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, इस सतह या सरफेस पे, इस सरफेस पे रिएक्टेंट अधिशोषित एडजॉर्ब होकर सक्रियित या अधिशोषित होकर अभिक्रिया हेतु सक्रियित हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कैटेलिस्ट है और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट इसकी सरफेस पे जाएगा, इस सरफेस पे क्या करेगा, ये अधिशोषित हो जाएगा। अधिशोषित होने के बाद में
यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सचेंज या विनिमय, आदान प्रदान। इसी सतह पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसी सतह पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव होता है। तो जो कैटेलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं और उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी होते हैं और सरफेस पे रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित होने के बाद में इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंटों की, वो है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी होती है D=m/v। आपको पता है कि प्रथम वर्ग के एलिमेंट क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, उनकी तुलना में जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है उनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन n-1d में एंटर करता है। n-1d में एंटर करने के साथ साथ में जेल डिफेक्टिव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और जेल डिफेक्टिव का मान बढ़ने के साथ साथ इसके आकार क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। आकार घटते ही इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो इनकी पैकिंग है निबिड संकुलित होती है, क्लोजेस्ट पैक्ड होते हैं ये, इसीलिए भी इनका क्या हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे स्कैंडियम है, यट्रियम है और वेनेडियम या टाइटेनियम है, ये क्या है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग 3.0 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब या फिर 4.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब होती है, जो अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है इनको। और बाकी सभी एलिमेंटों की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स से ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी में क्या है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ग की तुलना में संक्रमण धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। कारण क्या है, इनके क्या क्या कारण हैं? मुख्यतः पहला जो कारण है वो ये होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरने के कारण तथा जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ आकार घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। पहला रीजन तो ये हो गया कि n-1d में इलेक्ट्रॉन बनने के साथ साथ में जेड डिफेक्टिव का मान बढ़ता है और जेड डिफेक्टिव का मान बढ़ने के साथ साथ आकार घटने के साथ इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड जो इसका रीज़न है वो ये है कि इन एलिमेंटों में या इन धातुओं की जो संकुलित संरचना है, तो सेकंड क्या है, इनकी निबिड संकुलित
संरचना। इनके कारण क्या है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न है कि n-1d में इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करने के साथ साथ में जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है और आकार घट जाता है, इसके कारण इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सेकंड क्या है, निबिड़ संकुलित संरचना के कारण इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो अपवाद स्वरूप स्कैंडियम, इट्रियम और टाइटेनियम में 3.0 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब तथा 4.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब घनत्व होता है तथा जबकि अन्य संक्रमण धातुओं के घनत्व 5.0 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब से अधिक होते हैं। स्कैंडियम, इट्रियम और टाइटेनियम, उसमें 3 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब और 4.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब इनकी डेंसिटी होती है अपवाद स्वरूप। बाकी इनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होती है, 5 से भी अधिक होती है। तो ये आपका एक टॉपिक था उसकी प्रॉपर्टी का। और आगे की जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है कि संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती है, क्यों, क्या कारण है। तो 10 नंबर का है संकुल यौगिकों का निर्माण या जटिल यौगिकों का निर्माण। संक्रमण धातुएं जो होती है वो संकुल बनाती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो आपको पता है कि जो संक्रमण धातुएं होती है यानी कि छोटा आकार होने के कारण इनके सरफेस पर उच्च परिमाण में धन आवेश गैदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो लिगेंड को आसानी से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि इनके अंदर रिक्त डी कक्षक के कारण लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर आसानी से मेटल को प्रोवाइड करवा के कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, उप सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो तीसरा जो इनका रीजन है वो यह है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण एक ही लिगेंड मेटल के साथ एक या एक से अधिक संकुल बना सकता है। तो पहला रीजन क्या है कि संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि संक्रमण धातुएं संकुल या संकुलों का निर्माण करते हैं जिसके निम्न कारण। पहला जो रीजन है छोटा आकार होने के कारण, किसका, मेटल का छोटा आकार होने के कारण इन पर धनावेश परिमाण अधिक या इनकी सतह पर कारण इनकी सतह पर धनावेश परिमाण अधिक होता है, जो लिगेंड को आकर्षित करने में सक्षम है।
तो पहला रीज़न क्या है कि जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, जो लिगेंड को क्या कर सकता है, आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। सेकेंड रीज़न क्या है कि जो ये एलिमेंट जो होते हैं इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं और रिक्त डी कक्षक में मेटल पर उपस्थित चार्ज या लोन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक्सेप्ट करने के साथ साथ मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता के कारण यह लिगेंड के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। सेकेंड रीज़न क्या है कि फर्स्ट रीज़न में तो क्या है कि मेटल और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ में लिगेंड को अट्रैक्ट करने की क्या हो जाती है, टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। और सेकेंड में क्या है कि मेटल के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होने के कारण ये लिगेंड के लोन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और जो थर्ड इनका जो कारण है कि संक्रमण धातु संकुल यौगिकों का निर्माण करती है, क्यों करती है, वो ये है कि जो संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता के कारण संयोजकता के कारण यह एक ही लिगेंड के साथ अनेक संकुल बना सकते हैं। समझने कहने का मतलब क्या है कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता के कारण यह एक ही लिगेंड के साथ अनेक संकुल बना सकते हैं या दो से अधिक संकुल बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एक ये है, अब इसमें देखो लिगेंड इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, मेटल भी सेम है, लेकिन यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है, परिवर्तन या चेंजेबल या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है। यहाँ पर आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में है, 3+ में। यहाँ पर आयरन कौन सी में है, +2 में। तो जब जो लिगेंड है एक ही हो लेकिन उसके साथ में परिवर्तनशील संयोजक होने के साथ एक लिगेंड के साथ अनेक प्रकार के क्या बना सकते हैं, संकुल बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं। और नेक्स्ट जो क्लास है आपकी उसमें आगे की प्रॉपर्टी 1-2 प्रॉपर्टी और है इसकी, उस पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर में जो आगे टॉपिक है उसको पढ़ा जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।